सो गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट चैप्टर पहले कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने जो स्किप किया था वो हम बाद में करेंगे। तो लास्ट चैप्टर हमारा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को एक जगह से, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ठीक है, वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। तो अब हमें इस चैप्टर में यही करना है कि हमारे जो वेरियस रिसोर्सेज हैं उन वेरियस रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, मटेरियल, मशीन, ये सब होता है ना। तो हम क्या कहते हैं, मैन, मशीन और मटेरियल, ये तीन हमारे रिसोर्स हैं। 3 मेन्स हैं, 3M हो गए। और एक हमारे पास है फाइनेंशियल रिसोर्स, क्योंकि मैन, मटेरियल एंड मशीन, ये तीनों रिसोर्सेज अगर फाइनेंस नहीं है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। विदाउट फाइनेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो फाइनेंशियल रिसोर्स है। अब रिसोर्स तो हमारे पास आ गए, अब उनको अलग अलग जगह पे अपोर्शन करना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इस चैप्टर में स्टार्टिंग में है कि हमें पहले तो फाइनेंस चाहिए क्यों होता है। बिल्कुल, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमें फाइनेंस क्यों चाहिए, हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है ना, अपने रिसोर्सेज को पे करने के लिए। आपकी प्रोग्रेस को, अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा, उनका बैंक अकाउंट खाली होगा, तो उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा। अगर आज मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मैं अपने सारे खर्चे आराम से कर पा रही हूँ, तो आई विल बी मोटिवेटेड कि देखो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आराम से। और एक ये है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, हर समय मैं हैंड टू माउथ रहती हूँ, तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। मुझे लगेगा यार मैं दिन भर काम करके भी अगर मेरे पास इतना भी नहीं है कि मेरे को रोज़ के खर्चे भी निकाल पाऊँ, तो मैं क्यों इतना दिन भर मेहनत कर रही हूँ। तो बेसिकली मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो, चाहे हर एक के लिए मोटिवेशन होता है। हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इम्प्रूव करना है, इन सब के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें फाइनेंस कहाँ कहाँ से आता है। फाइनेंस हमारे पास कुछ इंटरनल होता है और कुछ एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, इसके बाद हमें आता है कि जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जितने भी हैं उन सब के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इंटरनल यानी कि शेयर्स ही हमेशा बेस्ट है या रिटेन अर्निंग्स ही बेस्ट है। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल ही हमारे लिए बेस्ट है। हमें दोनों के अपनी सिचुएशन को, याद है बिजनेस स्टडीज़ में EBIT EPS एनालिसिस किया था, उसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमें क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि फंड्स को रेज करने के लिए हमारे पास कितने तरह के रिसोर्सेज हैं। एक हमारे पास कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट तो याद है बिजनेस स्टडीज़ में भी किया था। कैपिटल मार्केट जिसमें, जहाँ से हम लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं, वहाँ से हम इक्विटी भी लेते हैं, डिवेंचर्स भी लेते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल मार्केट में हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न भी हाई जाता है। लिक्विडिटी उसमें ठीक है, व्हेन एवर यू वांट टू सेल योर शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू सेल कर सकते हो, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब जैसे तुमने शार्क टैंक में देखा होगा, वो एंजल इन्वेस्टर्स ही हैं, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर्स हो गए। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब आपके किसी प्रोजेक्ट में कोई कैपिटल लगा रहा है, आपके बिजनेस में नहीं लगा रहा, आपका कोई एक प्रोजेक्ट है। मान लो मेरा कोई एक प्रोजेक्ट है कि हाँ मुझे स्कूल्स में लेक्चर देने हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, एजुकेशनल हो, कैसे भी हो। तो मेरा एक वो वेंचर है। अब मैं उस वेंचर के लिए मेरे उसमें कोई फाइनेंस लगा दे, तो दैट इज़ वेंचर कैपिटल, कि आप पूरे बिजनेस में नहीं लगा रहे हो। फिर एक है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सिलेबस में डिटेल में है ही नहीं, बस ये 4 नाम आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए, MCQs में आ सकते हैं कि ये कौन कौन से रिसोर्स हैं, ठीक है ना।
अब हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट हम लोगों ने बहुत वैसे डिटेल में पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ में, तो मैं इसमें बहुत डिटेल में जा नहीं रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये दो होते हैं। प्राइमरी मार्केट जो कि फर्स्ट इशू मार्केट होती है, जहाँ पे हम शेयर्स इशू करते हैं EIPOs के थ्रू, ऑफर फॉर सेल के थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है ना, इन सब के थ्रू। जबकि सेकेंडरी मार्केट जो हमारी ऑलरेडी इशू मार्केट होती है, यानी कि जहाँ पे हमने शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हैं, फ्रेश इशू नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। बेसिकली सेकेंडरी मार्केट इज ए स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसका मेन काम क्या है कि जो भी हमारी फाइनेंस है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। क्या चीज़, कहाँ, अच्छा हाँ, वहाँ तक तो देखो, पहले तो प्राइमरी मार्केट है ही न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे हमारे इनिशियल इश्यूज हैं, पब्लिक इशू, राइट इश्यूज, ठीक है ना। पब्लिक इशू को हम गोइंग पब्लिक भी कहते हैं, ठीक है। अब जो गोइंग पब्लिक है उसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग से एक बार करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इशू मार्केट है, चाहे शॉर्ट में कर रहे हैं लेकिन एक एक पॉइंट बोल तो ले। जो हमारा प्राइमरी मार्केट है उसमें जो न्यू इशू मार्केट है हमारे पास है, न्यू इशू मार्केट में फ्लोटेशन के 4 तरीके हैं, पब्लिक इशू, राइट इशूज, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑफर टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब जब हम पब्लिक इशू की बात करते हैं, यानी कि हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं और उसके थ्रू शेयर्स आ रहे हैं, जो तुम लोगों ने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है कि शेयर्स का जो चैप्टर तुमने पढ़ा है अकाउंटिंग में। तो गोइंग पब्लिक का एडवांटेज क्या है, एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल मतलब कि जो भी फंड रेज हो रहा है वो डायरेक्ट पब्लिक से रेज हो रहा है, ठीक है। तो आपकी सबसे ज़्यादा एक्सेस होता है पब्लिक से फंड रेज करना। और मार्केट में अगर किसी कंपनी का IPO आता है तो उस कंपनी के लिए भी प्रेस्टीजियस होता है। जैसे हम कहते हैं ना, इस कंपनी के तो कभी अपने IPO देखा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं, ये तो नाम हमने कभी सुना ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम IPO निकालते हैं तो आपकी जो शेयर्स हैं, जो ऑलरेडी अगर आपने पहले भी कभी इशू किए तो उनके तो प्राइस बढ़ते ही हैं, आपकी कंपनी के कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स का आप पे ट्रस्ट भी गेन होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जब आपके IPO निकलते हैं तो अच्छा, जैसे कि जब जोमेटो या स्विगी इन सब ने जब फर्स्ट टाइम IPO निकाला, पेटीएम ने निकाला, तो क्या हुआ, अरे वाह ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई, इसने IPO निकाल दिया। तो एक तरह से उसमें इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, क्योंकि एक कंपनी जब IPO निकाल रही तो इसका मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई, सेबी की निगाह में आ गई, तो यानी कि अब फ्रॉड होने के चांसेस कम हो गए क्योंकि अब लोग जान गए। तो वो एक बेनिफिट होता है, ठीक है। और दूसरा, इससे हम लार्ज फंड रेज कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट का एक लार्ज प्रोपोर्शन हम कैप्चर कर सकते हैं, तो लार्ज फंड हम गेन कर सकते हैं। क्यों, हम जनरल पब्लिक के पास आ गए। अब होता क्या है, कहीं ना कहीं जब शेयर्स लेते हो तो आपको लगता है ना कि हमें ओनरशिप का एक पार्ट मिल गया वहाँ पे, तो आप उस कंपनी के गुड्स और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहोगे, क्योंकि अब आपको लगता है तो हमारी कंपनी है, चाहे आपने कितने भी शेयर्स लिए हो, लेकिन एक फील आ जाता है, मी फील आ जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कंपनी के लिए एक्सपेंशन भी ईजी हो जाती है, कंपनी के लिए बोरोइंग्स भी ईजी हो जाती हैं, और क्योंकि कंपनी के पास फंड लेने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है ये, तो कंपनी के डेब्ट क्लियरेंस में भी हेल्प मिलती है। तो ये हमारे सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। बाकी प्राइमरी मार्केट के बेनिफिट्स तो ये हैं ही कि मर्जर एंड एक्विजिशंस, हायर वैल्यूएशंस, जो मैंने अभी बताया, ये सब प्राइमरी के उसके हैं। ये सब प्राइमरी की, बेसिकली प्राइमरी ये हमें पब्लिक इशू के बता रहे हैं, प्राइमरी से भी ज़्यादा है पब्लिक इशू। ये पब्लिक इशू के हैं सारे। प्राइमरी में हमने कहा ना 4 होते हैं, तो ये पब्लिक इशू के कर रहे हैं हम, कि पब्लिक इशू के बेनिफिट्स हैं कि जब हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, उसके थ्रू जब शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाते हैं तो उसके बेनिफिट्स हैं कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ये हमारे लिए हो जाता है पब्लिक कंपनी का, हायर वैल्यूएशंस, बेंचमार्क ट्रेडिंग प्राइस, क्योंकि एक ऑफर प्राइस जब वो देते हैं, मान लो उन्होंने एक प्राइस दिया तो वो एक बेंचमार्क है कि मिनिमम इतना प्राइस तो है ही। अगर एक
₹10 का शेयर और कंपनी उसको 80% प्रीमियम पे डाल रही है। अगर 80% प्रीमियम पे डाल रही है तो मतलब ₹10 का शेयर वो ₹18 पे इशू कर रही है। तो यानी कि इतना तो है ही कि जो फेस वैल्यू उससे 80% का प्रॉफिट एक मिल जाएगा। तो एक ये चीज़ हो जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन तो है ही, मार्केट में एकदम से मनी फ्लो आ जाता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी। इंसेंटिव है ही, क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस वगैरह देते हैं ईसॉप वगैरह पब्लिक इशू के थ्रू, तो वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए रिकग्निशन का काम करता है। ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करता है, लेस डिल्यूशन। ठीक है। लेस डिल्यूशन क्यों लिख दिया? देयर इज लेस डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप कंट्रोल कंपेयर टू डिल्यूशन तो लेस नहीं है, नहीं। ये वाला पॉइंट तो इसमें से कट कर दो। लेस डिल्यूशन, डिल्यूशन तो होगा ही, मतलब उनके अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहें ना लेस डिल्यूशन को, जस्टिफाई करने के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि जनरल पब्लिक, जैसे क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है आप स्पेसिफिक जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं या स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हो अपने शेयर्स, जैसे कि कोई टेक्निकल नो हाउ के पर्सन हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, तो उनका फिर इंटरफेरेंस भी ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जनरल पब्लिक को देने में जनरल पब्लिक इतना इंटरफेयर नहीं करती। हम कौन सा अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के जाके मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए उन जो ऑलरेडी मैनेजमेंट है उनका डिल्यूशन नहीं होता। एक वो वाली बात है, बस उस पॉइंट से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी शेयर्स इशू करने से तो डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप होता ही होता है। अगर हम जैसे हम इशू कर रहे हैं शेयर्स वगैरह, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमारी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है वो और बढ़ेंगी। पैसे आ रहे हैं ना कंपनी के पास, तो हाँ, तो रिक्वायरमेंट्स थी तभी तो पैसे आ रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई ना अब। बट हमने ये भी तो पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो उसके हिसाब से हमारी जो नीड्स वगैरह है वो भी हाँ। पे जाती है। तो वो तो अरे तो इनकम बढ़ेगी तो खर्चे तो बढ़ेंगे, एक्सपेंशन बढ़ेगी तो भी खर्चे बढ़ेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? बिजनेस रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस कैसे? रिड्यूस ऐसे हुए कि पैसा आ रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूस होगी, रिड्यूस होंगी ना, एक्सपेंशन करेंगे फिर बढ़ेंगी, फिर हम और पैसा लाएंगे फिर वो रिड्यूस होंगी, तो पैसे से तो हमेशा रिड्यूस ही होंगी। ठीक है। फिर लिक्विडिटी, पैसा आएगा तो लिक्विडिटी मेंटेन होगी। प्रेस्टीज तो मैंने बताया ही। ड्रॉबैक्स भी हैं ही। ड्रॉबैक्स वही कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, आपको काफ़ी सारी रिपोर्टिंग्स देनी पड़ती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं क्योंकि जनता का पैसा है, तो फिर वो चीज़ें हैं, तो ये ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट इश्यूज़। राइट इश्यूज़ क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को हमें राइट देते हैं। मान लो हमने कहा कि हम आपको राइट दे रहे हैं 3:1 का, यानी कि जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको हम 1 शेयर देंगे, विदाउट मनी नहीं देंगे। हम आपको परचेज करने की ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स पे सब्सक्राइब कर सकते हो। 3 शेयर्स अगर हैं तो 1 कर सकते हो, 6 हैं तो 2 कर सकते हो। ठीक है। अगर हम कंपनी ऐसा कर देती कि शेयर्स इशू कर देती और उसके बदले में कुछ नहीं लेती उनसे, तो वो बोनस इशू बन जाता। समझ रहे हो बोनस इशू और राइट इशू में डिफरेंस? तो अब मान लो मैं कंपनी हूँ, तुम्हारे पास शेयर्स हैं, तुम्हारे पास मान लो 15 शेयर्स हैं, तो तुम 5 शेयर्स और ले सकते हो मुझसे, लेकिन तुम्हारे को मन नहीं है, व्हाट्सोएवर द रीज़न तुमको नहीं लेने, तो तुम्हारे पास ये भी राइट है कि ये बहुत टाइम से चाह रही है कि हाँ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो तुमने अपने शेयर्स राइट्स इसको दे दिए। ठीक है। मेरे को तुमने कहा कि मैं अपने राइट्स इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, 5 शेयर्स इसने मेरी कंपनी में इशू सब्सक्राइब कर दिए, तो मेरे को तो 5 शेयर्स के पैसे मिल गए। तुम्हें क्या बेनिफिट हुआ बीइंग शेयर होल्डर कि तुमने राइट्स बेचे, तो तुमने उससे कहा मुझे 2 रुपये 1 शेयर का चाहिए, वो ओके है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा ठीक है 10 रुपये का शेयर है, उसने मुझे 50 रुपये दिए और तुम्हें
10 रुपये दे दिए। तो राइट ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? राइट ऐसे कैसे ट्रांसफर? राइट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंपनी ये ऑप्शन देती है कि आप राइट्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। कंपनी ये भी ऑप्शन कर सकती है कि आप राइट्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें प्रोराटा वाला ही आ जाता है ना, जो हम अकाउंट से पूरा करते हैं। तो प्रोराटा के हिसाब से, बट इसमें प्रोराटा वाली कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर समझना चाहो तो वही 3:1, 4:1 इस तरह की रेशो में आ जाता है। तो ये राइट इश्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन राइट इश्यू में तो ये होता है ना कि जो एग्जिस्टिंग है उनको नए शेयर्स मिल रहे हैं। हाँ, नए शेयर्स मिल रहे हैं, तो अगर एग्जिस्टिंग नहीं लेना चाहते नए शेयर्स तो वो ठीक है, बट आप प्रोराटा क्यों लगा रहे हो? मैं नहीं लगा रही, मैंने उससे क्या बोला कि समझने के लिए बस रेशो से समझ लो, उसमें प्रोराटा का कोई रोल नहीं है। हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल रहे हैं ऑन अ स्पेसिफिक रेशो, ये होता है और इसमें। इसमें जो जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनके पास डिनाई करने का ऑप्शन तो होता ही होगा। हाँ, बिल्कुल, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, क्योंकि पैसा ले रहे हो ना। बोनस में तो देखो फ्री में आती चीज़ कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अब पैसा मांग रहे हो, हमें नहीं देना पैसा, तो डिनाई कर सकते हैं। कंपनी ने तो ऑप्शन दिया है, और ये बेनिफिट ये होता है कि सबसे काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको जनरल पब्लिक में कोई प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाना, फ़ायदा होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने बताया ही है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको हम इशू कर देते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है, ये जनरली तब ऑप्ट करते हैं जब आपको अपना जो कंट्रोल है उसको एक्सपैंड करना हो, मतलब मैनेजमेंट चेंज करना चाहते हो अगर आप, तो जनरली कंपनी ये ऑप्शन देती है। और जब आपको बहुत ज़्यादा फंड रेज करना हो तो कंपनी ऑप्शन ले लेती है। ऑफर टू एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन देना। तो अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन मतलब बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे, वैसे तो शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे शेयर्स दे सकती है। बट वही वाली बात है, ये अगर फ्री में दे रही है, 100% डिस्काउंट दे रही है, तो कोई एम्प्लॉय क्यों ही मना करेगा। लेकिन अगर वो बहुत डिस्काउंटेड दे रही है, लेकिन कोई एम्प्लॉय उतना भी डिस्काउंट पे लेना ही नहीं चाहता, तो एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है मना करने की, दे कैन डिक्लाइन इट। बट उनको ये ज़रूर बेनिफिट तो मिलता ही है कि अगर एक तरह का रिकग्निशन मिल रहा है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही है, तो रिकग्निशन मिल रहा है एक तरह का, बाय बाय। ठीक है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट में ना लास्ट में एक लाइन लिखी है कि दे डू नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू द ओपन मार्केट। तो क्या है मतलब यही कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये ओपन मार्केट नहीं, क्यों प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही इसे ले रहे हैं क्योंकि वो जनरल पब्लिक को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। इसमें क्या है, हर एक का एक प्रोसेस है। प्राइवेट प्लेसमेंट इंस्टीट्यूशंस का यूज करके पब्लिक को क्यों इन्वॉल्व करती है? पब्लिक को वो लोग यूनिट्स की फॉर्म में कैसे भी दे दें, लेकिन पब्लिक को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारे कौन से कंपनी के शेयर्स हैं। देखो, मान लो जो आपकी कोई भी है, जैसे कि NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें उन कंपनी ने उनको अपने शेयर्स दिए। अब मान लो मैंने NPS में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे ये नहीं पता कि NPS वाली कंपनी ने कहाँ मेरे पैसे को इन्वेस्ट किया है। मैंने सिर्फ उनको ही बोला कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। अब इक्विटी में वो किसी भी इक्विटी में कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस इक्विटी में कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल पब्लिक को तो नहीं पता ना कि उन्होंने किस किस कंपनी के, और फिर वो एक बड़ी यूनिट लेते हैं, जैसे कि एक ज़रूरी नहीं है कि वो एक पूरा का पूरा शेयर मेरे पास हो। वो हो सकता है कि एक शेयर अगर 1000 रुपये का है तो वो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 5 यूनिट्स बनाते हैं एक शेयर की। अगर 1000 रुपये का एक शेयर है तो उसकी 5 यूनिट्स बना के 5 अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं, कंपनी को भी नहीं पता, कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी डिविडेंड देगी, किसको देगी? उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगी। जनरल पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारी कंपनी है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक सिनेरियो के बिल्कुल बाहर है। बस ये दोनों सिनेरियो में ये दोनों आपस में डील कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। जनरल पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे तो जो इंस्टीट्यूशन से मतलब हाँ, क्या मतलब हेरा फेरी भी कर ही सकते हैं। हेरा फेरी करके कहाँ जाएंगे? फिर इन पे कंट्रोल कौन कर रहा है? सेबी नहीं बैठी क्या? हेरा फेरी कैसे कर सकते हैं बेटा?
सरवाइव, हेरा फेरी वाला सरवाइव कैसे करेगा, कभी तो पकड़ में आएगी। और अगर फिर तो पब्लिक भी बेवकूफ़ है, उन्हें नहीं पता कौन सी कंपनी हेरा फेरी कर रही है। ऐसे नहीं होता, हेरा फेरी करना इतना आसान नहीं होता। ये आजकल की सीरीज़ ने दिखा दिया है कि हेरा फेरी करना बड़ा आसान है, सीरीज़ में हो जाती हैं और एक्चुअल में होती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि बस इस वजह से हेरा फेरी कर जाएंगे। सर्वाइवल के लिए सबसे पहले तो हेरा फेरी नहीं करनी ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट हमें पता है इससे क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी इशूड मार्केट है उससे हमारे आ रहे हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड है उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है जनरल पब्लिक को इशू करने से पहले। ठीक है, फिर स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिली हुई है। जो भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनके लिए एक एग्जिस्टिंग मार्केट है, रेडीमेड मार्केट है, जहाँ पे वो लोग डील कर सकते हैं, जो कि फेयर एनफ होता है। ठीक है, रेगुलर ट्रेड इन सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ का रेगुलर ट्रेड है उनमें, यानी कि आपको रेगुलर जो सेल परचेज करनी है दैट इज़ ओनली कैन बी डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को ही करता है तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, और जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं वही उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है पहले कि हमें ट्रांजैक्शंस करनी है, और जो उनके रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंगली उन्हें काम करना पड़ता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे टाइमिंग्स को रूल हैं। ठीक है, अगर जो भी टाइम है उसी में ड्यूरेशन में होगा, उस टाइमिंग के अलावा नहीं कर सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे रूल्स हैं। मतलब टाइम वाला रूल तो एक स्टॉक एक्सचेंज का हर इंसान को ही पता रहता है। ठीक है, अब होने को इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है ज्योग्राफिकली, बट आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे बाउंड होके नहीं रहते। पहले होता था कि आपको वहीं जाके सब कुछ करना है, बिडिंग करनी है, एवरीथिंग करना है, लेकिन आज की डेट में अब तो ऑनलाइन सब कुछ होता है। ठीक है, फाइनेंशियल बैरोमीटर है, किसी भी ऐसे, अभी हमने कहा कि हमारी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उस कंट्री का एकदम से बढ़ गया है। किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल बैरोमीटर है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपका ये सेंसेक्स इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो उस कंट्री के बारे में बता रहा है कि अच्छा वहाँ का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा चल रहा है। ऐसे ही किसी भी कंपनी के जो शेयर्स की प्राइसिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो सकती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई प्राइस फिक्स करता है। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास अब आता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल्स कौन होते हैं? दूत होते हैं। तो जब भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि भाई अब तो कहाँ से पैसा आएगा, फिर कोई एंजल ऐसे आता है रानी मुखर्जी के जैसे फिर एक एंजल ऐसे आता है रानी मुखर्जी के जैसे और हमको वो कहता है ये लो पैसे और करो बिजनेस। बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो ऐसे कोई अचानक से नहीं आता, उड़ता हुआ नहीं आता, लेकिन ये वो जिसे हम कहते हैं ना कि वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बहुत एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, उनके पास पैसा भी होता है, समझ भी होती है, तो वो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देते, वो अपनी समझ भी आपको देते हैं कि भाई देखो बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो एक बार को हो जाएगा, लेकिन आपको पैसा खर्च करना ही नहीं आता तो क्या फ़ायदा। आपको बिजनेस की स्ट्रैटेजीज नहीं पता तो क्या फ़ायदा। अभी मैं कल कुछ एक वो पढ़ रही थी, उसमें
2007 में शायद एक जो ब्रेक टूटा, शायद 2007 ही था जहाँ तक मुझे सही याद है। आईआईटी में फुल मार्क्स उसके आए थे उस बच्चे के, मतलब फुल 100% आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जेई में, ठीक है। वो फर्स्ट था जिसने रिकॉर्ड तोड़ा था, उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम आया। और वेरी ऑब्वियस रीजंस, अगर वो उसने ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक किया है तो वो बेस्ट कॉलेज भी उसे मिला, उसको प्लेसमेंट भी बेस्ट मिल सकती थी, लेकिन उसने प्लेसमेंट ना लेकर अपना खुद का कुछ एक शुरू किया था। अभी उसका यूट्यूब चैनल भी है और इन्फ्लुएंसर भी है वो आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो उसने कुछ ऐसी पढ़ाई एकेडमिक पोर्टल्स वगैरह शुरू किए और वो बनाए कि उसने बड़े बड़े पैकेजेस छोड़ के अपने उस काम को डेवलप किया और वो उसने बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। तो उस समय तो लोगों की नज़रों में वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ था कि भाई ये कोई पागलपंती है, नौकरी तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी और तुम छोड़ रहे हो उसे। बट उसमें एंड में आर्टिकल में यही लिखा था कि मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट you utilize those marks, utilize those money. Your strategy is very much important. आप अपने मार्क्स कितने भी ले आओ, आपको पैसा कहीं से कितना भी मिल जाए, आपने उसको कैसे इन्वेस्ट किया है और कैसे स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो एंजल इन्वेस्टर्स यही करते हैं कि वो सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहे, वो आपको अपनी समझ भी दे रहे हैं, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर्स का हमारा क्या है, देखो, मोस्ट एंजल इन्वेस्टर्स आर करंट और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस ओनर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब वो बहुत अच्छी प्रोफाइल से रिटायर हुए हैं। मान लो एक कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेट से वीपी एज अ वीपी रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने तो इतने साल निकाले हैं, तो वो हो सकते हैं। या कोई बिजनेस ओनर्स या ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा भी हो, जिनके बहुत एस्टैब्लिश बिजनेस है। शार्क टैंक में सारे एंजल इन्वेस्टर्स के जैसे ही तो आ रहे हैं, कितने सारे, कुछ इक्विटी के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स के फॉर्म में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों के पास अपनी नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, फंड्स हैं, सब कुछ है। एंजल इन्वेस्टर्स बेयर एक्सट्रीमली हाई रिस्क। अब अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं ले रहे आपसे, वो आपसे रिस्क भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना समझ भी दे रहे हैं आपको, तो वो रिस्क भी ले रहे हैं। हालांकि एंजल इन्वेस्टर्स इस तरह के भी होते हैं जो ये कह देते हैं हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेंगे, रिस्क नहीं लेते, वो ऐसे भी होते हैं। ये सारी कंडीशंस पहले से आती हैं। मोस्ट एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड प्रोएक्टिव एडवाइस, गाइडेंस, इंडस्ट्री कनेक्शंस, मतलब वो अपने कनेक्शंस भी दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपनी समझ दे रहे हैं, एक्सपर्टीज दे रहे हैं, तो अपने कनेक्शन भी दे रहे हैं कि भाई ये मेरा ही बच्चा है, इसको जरा कर दो, ऐसे करके। तो ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ग्रेट कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू क्रिएशन। मतलब आपके पास आइडिया अच्छा है तो आपको वो उसकी वैल्यू क्रिएशन करवा देंगे। और दे हैव अ शार्प इंक्लिनेशन टू कीप एब्रेस्ट ऑफ करंट डेवलपमेंट्स। जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, उन करंट डेवलपमेंट्स के साथ आपको मीट करना आना, कि आपको ये बताना है कि भाई देखो ये आपका चलेगा, इस तरह से बिजनेस चलाना है, ठीक है। हाई रिटर्न मैट्रिक्स क्या होता है, यही हुआ ना कि ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ज़्यादा रिटर्न कैसे आएगा, कौन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम ज़्यादा रिटर्न ले पाएंगे। तो एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली यही होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस प्लस अपना फंड जो है वो रिक्वायर देते हैं उन लोगों को जो दोज हु रिक्वायर्ड इट, और उसके बदले में उनके साथ उनका प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, रिस्क भी शेयर करते हैं, उनको अपने कनेक्शंस भी देते हैं, सब देते हैं। तो ये तभी तो वो इतनी बातें करके लेते हैं। वो एक बात है, अगर मान लो मुझे बहुत लोग जानते हैं और मैंने ये बोल दिया कि ये मेरी नोन है, ये मेरी स्टूडेंट है, इसको जरा आप बिजनेस दो, तो वो लोग तुम्हें तो नहीं जानते। अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मेरा ही नाम खराब होगा, तो मैं पूरा देख परख के तुम्हारा नाम रिकमेंड करूँगी ना। तो वही वाली बात है। वेंचर कैपिटल की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेंचर कैपिटल क्या होता है। वेंचर कैपिटल जो आप किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, वो वेंचर कैपिटल है।
तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल प्रोवाइडेड एज सीड फंडिंग टू अर्ली स्टेज। सीड फंडिंग क्या होती है? मतलब बिल्कुल इनिशियल रूट लेवल से उसमें फंडिंग देना, ठीक है, वेंचर कैपिटल में। तो वेंचर कैपिटल ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ये एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा बातें आती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, उसके बाद ये दूसरी कंट्रीज़ में आई है। तो इसका ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। फिर फीचर्स क्या हैं इसके? अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए होता है, एक्सपेंशन के लिए होता है, ठीक है ना। जो आपके एग्जिस्टिंग डिवीजन हैं उसको हम फाइनेंस करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इसमें। फिर फंडिंग वाला टॉपिक है। फीचर्स ये सब हो ही गए कि फीचर्स क्या है। बेसिकली इक्विटी फाइनेंस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने यहाँ पे भी वो अपने स्किल्स भी दे रहे हैं। हाई रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम है, ये सब इनके फीचर्स हैं। वेंचर कैपिटल के उसमें ये फिफ्थ वाला पॉइंट, ये इट इज अ सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी। हाँ, प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में कोई इक्विटी लगा रहा है, तो इक्विटी बिजनेस में ना लगा के आप उसके एक वेंचर में लगा रहे हो, सबसेट। ये हमारा है, वही सबसेट है। तो वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है आपने बिजनेस अपना एस्टैब्लिश किया हो और उसके बाद फिर वो कर रहा है। वेंचर कैपिटल आपके पूरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो आपके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। ये डिफरेंस है। और एंजल इन्वेस्टर्स जनरली एंजल इन्वेस्टर्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको फंड मिल रहा है, एक्सपर्टीज मिल रहा है, सब मिल रहा है। वेंचर में हो सकता है आपको सिर्फ फंड मिले, ज़रूरी नहीं है आपको स्किल मिले ही मिले, मिल भी सकती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस हो गया। तो किस किस को चाहिए होती है वेंचर कैपिटल? एक तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में चाहिए। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में मतलब सीड कैपिटल बिल्कुल ओरिजिनेट के लिए। फिर आपको प्री स्टार्टअप एंड स्टार्टअप। आपने सीड तो बिल्कुल ही ओरिजिन है, अब सीड कैपिटल के अलावा हो सकता है आपके पास सीड कैपिटल तो हो लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। और फिर सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब आपने स्टार्ट कर लिया लेकिन स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद आपको फिर से फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो वो सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग है। देखो इसमें कुछ एक लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीड कैपिटल फाइनेंस के लिए ये लाइन कीवर्ड्स में ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट प्री कमर्शलाइजेशन स्टेज। तो सीड कैपिटल मतलब आपकी बिल्कुल रूट से, यानी कि आप रिसर्च वाले फेज में हो तब से ही आपको रिसर्च के लिए कैपिटल चाहिए। सीड कैपिटल फाइनेंस जहाँ हेडिंग है उसी के नीचे देखो लाइन लिखी है, पेज नंबर 230 पे। हाँ, पहली लाइन ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर स्टार्टअप फाइनेंस में की पहली लाइन है, इफ़ द आइडिया, प्रोडक्ट और प्रोसेस इज क्वालिफाइड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन and investments, the process will go to the second stage. This is called startup stage. मतलब रिसर्च खत्म हो गई, अब स्टार्ट करना है हमें, वो हो जाती है स्टार्टअप फाइनेंसिंग। और सेकेंड राउंड में क्या होता है, वी प्रिज्यूम दैट आइडिया हैज़ बिन ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। अब हमारा प्रोडक्ट हो चुका है, आइडिया जनरेशन हो चुका है। आइडिया जनरेशन के बाद प्रोडक्ट की अब प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है, सब कुछ हो चुका है, फॉर्मेलिटीज़ भी हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास दिस इज़ द फर्स्ट एनकाउंटर इन द मार्केट। आपका प्रोडक्ट डेवलप हो चुका, अब आपको मार्केट में लॉन्च करना है। अभी तक आपने पब्लिक से डील नहीं किया था, मार्केट में लॉन्च करने की बात आ रही है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आता है लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। लास्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि अब आपका ये भी हो सकता है वेंचर कैपिटल में कि आप मर्जर एंड एक्विजिशंस की स्टेज पर आ गए हो, या आपको कॉम्पिटिटर्स के साथ अब डील करना है, ठीक है। तो जनरली ये वाली स्टेज वो होती है कि वो जो हमने पहले बात की थी कि दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों आपस में मिल गए, तो अपने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने वाली स्टेज। पब्लिक हो जाती है, प्राइवेट में भी कर सकते हैं ऐसा,
ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक कंपनी ही करे ऐसा, बट जनरली होती पब्लिक ही है। ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट हो गया, प्री पब्लिक स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो भी चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अब कितने दिनों बाद ही बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा इसका ईपी का? आज है 9 तारीख, 6 दिन, 6 days टू गो हो रहा है। तो ईपी के लिए अब का टिप ये है कि अपने ईपी के चैप्टर्स को कोशिश करो कि आज वाइंड अप कर लो। आज आपकी सारी रिवीजन वाइंड अप हो जानी चाहिए और कल से आप पेपर सॉल्व करने शुरू कर दो। 3 दिन लगातार पेपर सॉल्व करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन लगातार पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करके एक दिन में एक पेपर सॉल्व किया, उसके बाद आपको जो लगता है कि अच्छा पेपर सॉल्व करके मुझे ये चैप्टर अभी वीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस टॉपिक पे काम करो, उस चैप्टर पे काम करो। फिर अगले दिन सेकंड पेपर करो, फिर थर्ड पेपर करो। इस तरह से 3 पेपर सॉल्व कर लो और उनमें जो जो कमी आ रही है उनको ठीक करते जाओ। और फिर एक फाइनल रिवीजन में 2 दिन आगे के दे दो, जिससे कि तुम्हारा हो जाए। कोशिश करो सिर्फ पढ़ो नहीं, मेन पॉइंट्स लिखते चले जाओ। ठीक है।